नमस्कार दोस्तों, ये जो आपको रेड कलर का इलाका दिखाई दे रहा है जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं, आखिरकार चाइना ने ये हमसे कैसे छीन लिया। वो भूमि जो कि भारत की भूमि हुआ करती थी, आखिरकार चाइना ने यहाँ पर सड़कें कैसे बना दी। आखिरकार चाइना ने यहाँ पर बड़े बड़े हथियार कैसे लाकर रख दिया। क्या भारत को पता नहीं चला कि यहाँ पर सड़कें बनाई जा रही हैं। आखिरकार कैसे इतना बड़ा इलाका यानी कि 38,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका पूरा का पूरा चाइना डकार गया और भारत को पता कैसे नहीं चला। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आप में से कई सारे लोग शायद इस बात को नहीं जानते होंगे कि 1962 की जो भारत और चाइना की लड़ाई हुई थी वो केवल अक्साई चीन को लेकर नहीं हुई थी, बल्कि चाइना अरुणाचल प्रदेश पर भी उस समय कब्जा करना चाहता था। और उसी बात को लेकर आज चाइना कई बार स्टेटमेंट दे चुका है कि 1962 की लड़ाई में तो हमने तुमसे अक्साई चीन छीन लिया, पर अभी भी हमारा दक्षिणी तिब्बत बाकी है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को चाइना वाले दक्षिणी तिब्बत बताते हैं, तिब्बत का हिस्सा बताते हैं, तो वो अभी लेना बाकी है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार कैसे भारतीय सेना 1962 की लड़ाई हार जाती है, क्योंकि भारतीय सेना के पैरों में पहनने के लिए सही प्रकार के जूते तक नहीं होते हैं। भूखे सैनिक कितने दिन तक युद्ध लड़ सकते थे, इतनी ऊंचाई इलाके पर युद्ध लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो सबके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इधर चाइना भारत की भूमि छीनता रहा और भारत की संसद में गूंजता रहा कि हिंदी चीनी भाई भाई, तो सबके बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम सबसे पहले इसकी शुरुआत इतिहास से करते हैं, क्योंकि इतिहास के पन्ने ही हमें दिखाएंगे कि अक्साई चीन किसका इलाका था। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज का जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग है। पहले एक ही रियासत हुआ करता था जिसे हम जम्मू कश्मीर रियासत कहते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर रियासत पर राज हुआ करता था गुलाब सिंह जी का। गुलाब सिंह जी के समय में जम्मू कश्मीर रियासत का नक्शा जारी किया गया, तो उसमें बताया गया कि अक्साई चीन इन्हीं का इलाका है, यानी कि इसी रियासत का हिस्सा है। दूसरा समय बीता, गुलाब सिंह जी के बाद में दूसरे राजा आते हैं जिन्हें आप सभी जानते होंगे, हरि सिंह डोगरा के नाम से। वो हरि सिंह डोगरा जिसने 1947 में बंटवारे के टाइम में कहा था कि कश्मीर एक अलग देश होगा। उसे ना तो पाकिस्तान के साथ में मिलने में कोई इंटरेस्ट है, ना भारत के साथ में मिलने में कोई इंटरेस्ट है। तो ये है हरि सिंह डोगरा, और इनके समय के अगर हम डॉक्यूमेंट को चेक करें तो उस समय भी जम्मू कश्मीर रियासत का इलाका अक्साई चीन हुआ करता था, पर यह केवल कागजों के अंदर। यानी कि हरि सिंह डोगरा के समय भी यह इलाका इनका था, पर यहाँ पर फिजिकली किसी को नहीं बिठा रखा, यानी कि किसी प्रकार की सेना की चौकसी यहाँ पर नहीं थी, किसी प्रकार की चौकियां नहीं बना रखी, किसी प्रकार के कोई भी व्यक्ति को वहां पर तैनात नहीं कर रखा, ना चाइना और अक्साई चीन के बीच में यहाँ पर बॉर्डर लाइन खींची हुई थी। यानी कि इलाका हमारा है ये हमें पता है, पर वहां पर किसी का नाम और निशान नहीं है, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा नहीं है। समय बीता और भारत के अंदर एंट्री होती है अंग्रेजों की, यानी कि 1846 से लेकर अगर हम चर्चा करें 1947 की, जब भारत के अंदर अंग्रेज आते हैं, तो अंग्रेज जैसे आते हैं तो पूरे भारत की जितनी भी रियासतें हैं वो सब अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। और जब ये रियासतों को कंट्रोल में करते हैं तो बॉर्डर लाइन को जब चेक करते हैं, तो जब बॉर्डर लाइन को चेक करते हैं तो ये खुद कंफ्यूज हो गए कि भारत पर हम राज कर रहे हैं, पर भारत का इलाका कहाँ तक है, कहाँ खत्म हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो इन अंग्रेजों ने तय किया कि क्यों ना भारत की एक बाउंड्री लाइन बनाई जाए, जिससे हमको पता चल जाए कि ये इलाका भारत का है और ये इलाका दूसरे देशों का है। अब अंग्रेज की अगर हम बात करें तो एक अंग्रेज आता है 1865 में, जिसका नाम होता है जॉनसन। ये जैसे ही भारत के अंदर एंट्री करता है, इससे पूरा कार्यभार सौंप दिया जाता है कि भारत की ऊपरी वाली जो बॉर्डर है, यानी कि पूर्व और उत्तर वाली जो बॉर्डर है वो तुम्हें खींचना है, जो कि चाइना के साथ में साझा होती है, यानी कि उस समय तिब्बत के साथ में और चाइना के साथ में साझा हो रही है, वो तुम्हें देखना है कि कैसे खींचना है। भाई साहब ठीक है, नया नया अंग्रेज भारत के अंदर आया हुआ था और इसका नाम था जॉनसन। इसने लाइन खींची और लाइन इस प्रकार से खींची, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये लाइन, एक सेकेंड दीजिएगा।
इस प्रकार की लाइन इसने खींची। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन इसने खींच दी और बोल दिया कि ये वाला इलाका किसका है, भारत का इलाका। मतलब ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है अरुणाचल प्रदेश वाली, ये अरुणाचल प्रदेश भारत का इलाका है। ऊपर की अगर हम अक्साई चीन की बात करें तो ये अक्साई चीन भी भारत का इलाका है। ये बॉर्डर लाइन खींच दी गई 1865 में। फिर भी अभी तक कंफ्यूजन इनका दूर होने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरा अंग्रेज आता है और वो बोलता है कि हो सकता है आपने चाइना की जमीन में लाइन खींच दी, हो सकता है कि हम चाइना के साथ किसी प्रकार का बैर मोल ले लें, ऐसा हमें नहीं करना है, काम करते हैं एक बार फिर से लाइन खींचते हैं। दूसरा अंग्रेज आता है जिसका नाम होता है मैकडोनाल्ड। 1899 में एक दूसरा अंग्रेज आता है मैकडोनाल्ड और वो यहाँ पर एक नए प्रकार की लाइन खींचता है, जिसमें लाइन कुछ इस प्रकार की खींच दी जाती है जम्मू कश्मीर को लेकर, जो आपको दिखाई दे रही होगी। ये लाइन खींच दी जाती है। अब जैसे ये लाइन खींची जाती है तो इसमें इस इलाके को छोड़ दिया जाता है उस समय जब चाइना ने कभी भी इस इलाके पर अपना हिस्सा है ऐसा दबदबा नहीं जताया था। यानी कि चाइना उस समय जब बॉर्डर लाइन खींची गई थी 1865 में, यानी कि जॉनसन के टाइम में, उस समय भी चाइना पूरी तरीके से चुप है। चाइना कुछ हलचल नहीं कर रहा है। चाइना बोल रहा है जैसा तुमको करना है करते रहो। 1899 में मैकडोनाल्ड आया, इसने अक्साई चीन का इलाका चाइना की तरफ दिखा दिया, यहाँ बॉर्डर लाइन खींच दी। चाइना अभी भी चुप है, चाइना किसी प्रकार का रिएक्ट नहीं दे रहा है। समय बीता, अंग्रेजों का शासन खत्म हुआ और आजादी की तरफ भारत बढ़ा। जैसे ही भारत का आजादी का समय आया, 1947 का समय आया, तो उस समय ब्रिटिश भारत खत्म होकर हमारा भारत, नया भारत शुरू हो रहा था। और उस समय 1947 में भारत का एक और नया नक्शा जारी किया गया। जब नया नक्शा जारी किया गया तो उस नक्शे को सही माना गया जो 1865 में जॉनसन के समय खींचा गया था, यानी कि अक्साई चीन को भारत का इलाका दिखाया गया था। उस लाइन को भारत ने हकीकत मान लिया और बोला कि जॉनसन ने जो कहा था वो सही है, वो इलाका हमारा है, चाइना का नहीं है। क्योंकि अगर वो चाइना का होता तो चाइना कुछ तो बोलता, चाइना ने अभी तक कुछ नहीं बोला। और अगर हम जम्मू कश्मीर रियासत के डॉक्यूमेंट चेक करें तो उनमें भी अक्साई चीन किसका इलाका आ रहा है, भारत का आ रहा है। भारत ने फाइनली डिसीजन लिया और बोल दिया कि अक्साई चीन भारत का इलाका है। ब्रिटिश भारत के बाद में भारत का नया नक्शा जारी हो गया। ठीक है भाई, भारत ने डॉक्यूमेंट में तो मान लिया कि अक्साई चीन इसका है, पर अभी भी भारत आजाद होने के बाद भी वहां पर फिजिकली कोई नहीं बैठा हुआ है। यानी कि भारत की सेना चाहे हर एक बॉर्डर पर पहुंच गई थी, पर उस बर्फीले इलाके में कोई नहीं गया। भारत की जो सरकार चला रहे थे यानी कि पंडित नेहरू, उन्होंने अक्साई चीन की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि चाइना के ऊपर उनको बड़ा ज्यादा विश्वास था। पंडित नेहरू ने कई बार स्टेटमेंट दिया था कि उस जगह तो हमें किसी को बिठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा बर्फीला इलाका है जहां कोई जाएगा तो बीमार हो जाएगा, क्योंकि बर्फ में बिठाकर क्या ही करना है। क्योंकि अक्साई चीन में 12 महीने में से 9 महीने तो बर्फ गिरती रहती है, बिल्कुल ठंडा इलाका, खेती की नहीं जा सकती है, इसीलिए किसी को बिठाने की जरूरत नहीं है। वो भारत का हिस्सा है, ये हमारे पास में पट्टा है, यानी कि उसका लाइसेंस है, वो पूरा लिखा हुआ डॉक्यूमेंट में है, किसी को बिठाने की जरूरत नहीं है। बात वहीं खत्म हो गई। इधर चाइना ने अपने नए प्रकार की चाल को चलना शुरू किया। चाइना ने कैसी चाल चली? चाइना में 1949 में माओ जेदांग, ये जो आपको व्यक्ति दिखाई दे रहा है, इसने चाइना की काया पलट का पहला फैसला किया था। 1949 में जब माओ जेदांग का यहाँ पर शासन हुआ करता था, माओ जेदांग ने चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा। पहले लक्ष्य में इसने कहा कि कुछ भी करके हमें चाइना की सीमा को बढ़ाना है, क्योंकि चाइना दुनिया का ऐसा देश है जो 14 देशों के साथ में भूमिगत स्तर से सीमा को लागू करता है, यानी कि हर देश के साथ में उसकी कहीं ना कहीं सीमा लग रही है। इसलिए चाइना उन बॉर्डर को थोड़ा सा और खिसका सकता है, और ये चाइना की हमेशा से नीति रही है दूसरे देशों को परेशान करने के लिए। आज भी कम से कम 14 में से 8 देश ऐसे हैं जो चाइना से बुरी तरीके से परेशान है, उसमें भारत का नाम भी शामिल है। चाइना में पहला लक्ष्य रखा गया, चाइना को बढ़ाओ, खिसकाओ बॉर्डर को। दूसरा लक्ष्य रखा गया 100 साल का लक्ष्य, 1949 का लक्ष्य रखा गया, जो अब 2049 यानी कि 2049 में कंप्लीट होगा। माओ जेदांग ने जो लक्ष्य बनाया था उसके ऊपर आज शी जिनपिंग काम कर रहा है कि आने वाले टाइम में दुनिया का सबसे पावरफुल देश बनना है, सबसे पावरफुल सेना हमारी होगी, अमेरिका तक को हम पीछे छोड़ देंगे। इस प्रकार का लक्ष्य इनका रखा गया था। और माओ जेदांग की पहली ही नजर पड़ती है तिब्बत के ऊपर। किसके ऊपर? तिब्बत के ऊपर, कि तिब्बत तो बिल्कुल भोला भाला सा देश है, क्यों ना इसको पूरा का पूरा हजम कर दिया जाए और डकार भी ना लिया जाए। चाइना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इतना सा इलाका चाइना का हुआ करता था। अलग अलग देश यहाँ पर फैले हुए हैं।
अब ये जो आपको चाइना दिखाई दे रहा है, इसने एकदम से कब्जा किया, तिब्बत के ऊपर हमला कर दिया 1950 से, और 51 में आते आते तिब्बत की सेना ने सरेंडर कर दिया कि हम चाइना वालों से नहीं जीत सकते, तुम तो हमको कब्जे में ले लो। भाई तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया, और इधर भारत की तरफ से आवाज आ रही थी कि तिब्बत के ऊपर ही तो कब्जा किया है, पड़ोसी देश के ऊपर ही तो कब्जा किया है, कहाँ हमारे ऊपर कब्जा कर लिया। हमें सतर्क रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चाइना के साथ में भारत के रिश्ते काफी अच्छे हुआ करते थे, इसलिए भारत यहाँ किसी प्रकार का लोड ही नहीं ले रहा था। अब जैसे ही चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया, चाइना के मन में एक सवाल उठा कि यार तिब्बत के ऊपर कब्जा तो कर लिया, तिब्बत में तो ज्यादातर पहाड़ है ना, और शिनजियांग वाला जो इलाका है, यानी कि ये वाला जो आपको इलाका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है शिनजियांग, जो कि चाइना का ही एक प्रांत है। ये है पहाड़ी इलाके पर, माफ कीजिएगा रेगिस्तानी इलाके पर, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है तिब्बत। और तिब्बत क्या है, पूरी तरीके से अलग अलग इलाका, मतलब रेगिस्तान को पहाड़ से जोड़ने के लिए हमें रास्ता तो चाहिए, और रास्ता इतना घूम के तो नहीं जा सकते, है ना, तो रास्ते के लिए हमें ये वाली लाइन तो चाहिए ही चाहिए। कौन सा, अक्साई चीन वाला इलाका हमें चाहिए। अब चाइना ने क्या किया, मैप को खोला। जब मैप को खोला तो उसे पता चला कि पूरी तरीके से बर्फीला इलाका है, और फिर यहाँ आके निरीक्षण किया तो चाइना वालों को बड़ा मजा आ गया। भाई साहब यहाँ तो किसी को बिठा ही नहीं रखा है, और अगर बॉर्डर लाइन है तो कोई फेंसिंग भी नहीं कर रखी है, कोई सेना कोई बच्चा दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। एक काम करते हैं, इस इलाके को ले लेते हैं, अपना बना लेते हैं, अपना कब्जा कर लेते हैं। चाइना ने चाल चली, और चाइना ने ऐसी चाल चली कि 1951 से लेकर 1957 तक यहाँ पर काम शुरू कर दिया। सबसे पहले चाइना ने क्या किया, गुपचुप तरीके से यहाँ पर पीएलए को भेजा, यानी कि चाइना के सैनिकों को भेज दिया। चाइना के सैनिक यहाँ पर आकर बैठे, उसके कुछ समय बाद मजदूरों को भेजा, और मजदूरों को बोला सड़क बनाओ। भाई क्या करना है, सबसे पहले सड़क बन जाएगी तो दूसरा आइटम जितने भी होंगे, हथियार टैंक वैंक जो भी होगी, मिसाइलें आसानी से ले जा पाएंगे। ठीक है भाई, पीएलए आता है, गुपचुप तरीके से रोड बनता है, और रोड कोई 100-200 किलोमीटर का नहीं, पूरा 1200 किलोमीटर का रोड बन रहा है। और इधर भारत वालों को कोई खबर ही नहीं है कि भारत के हिस्से वाली जमीन के ऊपर कोई सड़क बना रहा है, कोई खबर नहीं है भारत वालों को। यहाँ पर सड़कें बनाई गई 1200 किलोमीटर, जिसे आज चाइना G219 हाईवे के नाम से जानता है, वो बना दिया। यहाँ पर कैंप बना दिए, चीनी सैनिकों की चौकियां यहाँ पर बना दी, हथियार आर्टिलरी जो भी गाइडेड बम वगैरह होते हैं, तोप होती हैं, मिसाइलें होती हैं, उन सब को इसने यहाँ पर लाकर रख दिया। अब ये सब कुछ कितने टाइम में कंप्लीट हो गया, 1951 से लेकर 1957 में कंप्लीट हो गया। इधर भारत में क्या चल रहा है, 1954 में क्या चल रहा है, हिंदी चीनी भाई भाई। किसने नारा दिया, पंडित नेहरू ने नारा दिया कि भाई चाइना के साथ तो अपनी अच्छी दोस्ती है, अपने चाइना के साथ में कोई व्यवहार नहीं बिगाड़ेंगे। इधर चाइना ने रोड का काम पूरा कंप्लीट कर लिया, पूरा तामझाम लाकर बिठा दिया कि ये उसी की जमीन है। अब जैसे ये काम कंप्लीट होता है 1957 में, 6 अक्टूबर 1957 में एक खबर छपती है चाइना के न्यूज़पेपर के अंदर। चाइना का न्यूज़पेपर के अंदर जैसे ही खबर छपी, खबर में लिखा हुआ था कि भाइयों और बहनों ध्यान लगाइए, शी जिनपिंग से लेकर तिब्बत तक जाने वाला राजमार्ग अब कंप्लीट हो जाता है। और ये कहां से होकर निकलेगा, ये हमारे नए हिस्से अक्साई चीन से होकर निकलेगा। अब भाई साहब यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली थी, क्योंकि उस समय भारत का दूतावास चाइना के बीजिंग के अंदर मौजूद था, और उस समय उस दूतावास ने जैसे ही वो खबर पड़ी तो वो हक्के बक्के रह गए कि ये क्या कर दिया चाइना ने। जैसे ये खबर पड़ी, अब देखो चाइना वालों ने रोड बना दिया, सब कुछ कर दिया, खबर कहाँ से मिल रही है, चाइना से मिल रही है। चाइना वाले बोल रहे हैं रोड बना दिया, और ये खबर जब भारतीय दूतावास को पता चला जो बीजिंग के अंदर था, उसने तुरंत खबर कहाँ पहुंचाई, भारत के एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मंत्रालय को खबर पहुंचाई। जैसे ये बात विदेश मंत्रालय के पास में पहुंची, विदेश मंत्रालय ने संसद के अंदर पहुंचा दी, और संसद के अंदर मचने लगा बड़ा तरीके से हंगामा, क्योंकि पक्ष विपक्ष वाले लड़ा रहे हैं, ये क्या चल रहा है भाई साहब। 1957 का मामला है ये, 1957 में बुरी तरीके से लड़ा रहे हैं। देश की आजादी को 10 साल हो गए, और 10 सालों में पता नहीं चल रहा है कि सीमा कहां कहां तक है, कहां कहां तक बॉर्डर पर हमको सैनिक बिठाने चाहिए। हंगामा चल रहा है बड़ा बुरी तरीके से। देश का प्रधानमंत्री उस समय कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इनसे कई प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो पंडित नेहरू जी की तरफ से जो जवाब आता है, जरा सुनिए इन जवाब को। पंडित नेहरू ने पहला जवाब दिया
कि ऐसा तो चाइना नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना के साथ में भारत के काफी अच्छे रिश्ते हैं। अरे चाइना केवल भारत के साथ अच्छे रिश्ते नहीं रखता है, चाइना तो पूरे एशिया का बड़ा अच्छा दोस्त है, इसलिए हम चाइना के साथ में रिश्ते नहीं बिगाड़ सकते, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, संसद के अंदर किसी प्रकार का बड़ा हंगामा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत और चाइना की बॉर्डर का एक छोटा सा मामला है जिसे बातचीत से सुलझाया जा सकता है। तीसरा कथन ये आता है, चाइना के ऊपर शक मत कीजिए। ये आपको अगर आप पंडित नेहरू की कोई बुक भी उठाकर पढ़ेंगे तो भी मिलेगा। कभी आप इंटरनेट पे भी चेक कीजिएगा कि 6 अक्टूबर के बाद में 1957 में पंडित नेहरू ने क्या कथन कहे थे चाइना को लेकर। शक मत करो चाइना के ऊपर। और नतीजा क्या आया, सेना ने जिस प्रकार से जिस बहादुरी के साथ में हथियारों को उठाया था, हथियारों को डाउन करना पड़ा, क्योंकि सेना को फ्री हैंड नहीं दिया गया। ऐसा इस प्रकार का नतीजा यहाँ पर निकल के आता है। दूसरा नतीजा, सीमा कमजोर होना शुरू हो गई थी, क्योंकि पंडित नेहरू ने एक्शन लेने से मना कर दिया, जवाब नहीं मिला। उसके कुछ ही समय बाद अमेरिका के सैटेलाइट की तरफ से एक इमेज जारी की जाती है, और उस इमेज में बताया जाता है कि ये भारत का जो इलाका अक्साई चीन है, उसमें चाइना ने इस प्रकार की छावनी बनाई है, इस प्रकार के रहने का इलाका बनाया है, इस प्रकार की रोड बनाई है, और तब जाके पंडित नेहरू जी की थोड़ी सी आंखें खुलती हैं। अब इनकी आंखें खुल ही रही थी कि दूसरी तरफ जब तिब्बत के ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया था, यानी कि 1951 में जब उन्होंने कब्जा कर लिया था, तो उसके कुछ समय बाद यानी कि 1959 के अंदर चाइना ने दलाई लामा को प्रताड़ित करना शुरू किया। तो दलाई लामा भारत भगने पर मजबूर हो गए, क्योंकि भारत के अंदर इन्हें शरण दिख रही थी। तो दलाई लामा 1959 में तिब्बत से भागकर भूटान के रास्ते से होते हुए अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंट्री करते हुए भारत के अंदर आ जाते हैं। और अकेले नहीं आते हैं, इनके साथ में 80,000 लोग और आते हैं, इनमें से कुछ इनके शिष्य रहते हैं। जब दलाई लामा भारत के अंदर आते हैं तो उस समय चाइना को बड़ा गुस्सा आता है। चाइना बोलता है कि तिब्बत के अंदर आग भड़काने का काम हो ना हो भारत ही कर रहा है। अब तक भारत के साथ में दोस्ती का व्यवहार रखा, पर अब दुश्मनी का रुख शुरू होगा, क्योंकि तिब्बत मामले में भारत को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। दलाई लामा को जो शरण दिया है, वो शरण भी भारत को नहीं देना था, वो गलत बात है। इधर पंडित नेहरू जी ने उनको शरण तो दी, पर पंडित नेहरू चाहते थे कि हम चाइना को अब डरा देंगे। डराने के लिए क्या किया गया, देखो जरा। चाइना को डराने के लिए 1960 से लेकर 61, 1960 से लेकर 61 के बीच में वो जो आपका ये इलाका जो हमको दिखाई दे रहा है ना, ये अक्साई चीन वाला जो इलाका, इस अक्साई चीन के आसपास भारत ने छोटी छोटी चौकियां बनाना शुरू कर दिया है ना। और उन चौकियों से और वहां पर जो है कुछ सेना को भेज दिया, भारतीय सेना को। उससे पंडित नेहरू को ये लगने लगा था कि हम चाइना को डरा देंगे, पर चाइना यहाँ पर डरने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि चाइना ऑलरेडी यहाँ पर रेडी होकर बैठा हुआ था। और इधर से जैसे दलाई लामा भारत में आ गए, चाइना भड़क चुका है। चाइना ने बोला कि अब तो भारत के साथ में दुश्मनी खुलकर निभाना पड़ेगा। और इसी वजह से 20 अक्टूबर 1962 की सुबह सुबह 5 बजे चाइना ने एकदम से चारों तरफ से भारत को घेरते हुए हमला बोल दिया। और ऐसा हमला बोला कि भारतीय सेना को पता ही नहीं चल रहा है हो क्या रहा है। मैं भारतीय सेना को यहाँ किसी प्रकार का दोष नहीं दे रही हूँ, क्योंकि इन्होंने, चाइना वालों ने इतना बुरी तरीके से कंफ्यूज कर दिया था कि सेना करे तो करे क्या, क्योंकि उस समय की जो लीडरशिप थी उनको तक समझ में नहीं आ रहा है कि चाइना कहाँ से हमला करेगा। अब देखो तनाव कहाँ चल रहा है, अक्साई चीन में चल रहा है कि नहीं। अक्साई चीन किसका इलाका है, लद्दाख का इलाका है। यहाँ पर तनाव चल रहा है। चाइना ने यहाँ तो हमला कर दिया, यहाँ के साथ साथ चाइना ने अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में, जिससे नेफा कहते हैं, नेफा वाला हमला। तो 1962 की जो जंग हुई थी उसमें भारतीय सेना बढ़ गई, थोड़ी इधर चली गई, थोड़ी इधर चली गई, और चाइना ने एक साथ 2 मोर्चों पर हमला किया। अब चाइना के पास में आधुनिक हथियार, तोप हैं, घेराबंदी कर ली, अच्छे से तोप चला रहे हैं, नए नए आधुनिक हथियार हैं उनको चला रहे हैं। और कहाँ कहाँ हमला किया, अक्साई चीन की अगर हम बात करें तो लद्दाख, गलवान, चुशुल, दारबुक, इन इलाकों पर हमला कर दिया। और अगर नेफा यानी कि अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर बोमडीला, सेला पास यानी कि सेला जो दर्रा है वहां पर, और त्वांग जो दर्रा है वहां पर इसने हमला कर दिया। अब यहाँ और यहाँ एक साथ लड़ाई चल रही है, बुरी तरीके से जंग शुरू हो चुकी है। इधर चाइना के पास में सब कुछ है, सड़कें हैं,
सड़क अच्छी बनी हुई है, सप्लाई लाइन अच्छी है, हथियार अच्छे से आ रहे हैं, जितने भी चाइना के सैनिक हैं उनको खाना भी टाइम पे मिल रहा है, ठंड के कपड़े भी उनके पास में हैं, ऊंचाई वाले स्थान से नीचे वाले स्थान पर बहुत आसानी से हमला कर पा रहे, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। भारत की स्थिति को आप जरा सुनिए। भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो पहली बात, हमारी इंडियन आर्मी के पास में सही ढंग के जूते तक मौजूद नहीं है। आप जरा बताइए कि एक तो बर्फीला इलाका है, साल में 12 महीनों में से 9 महीने केवल बर्फ गिर रही है, और ऐसे इलाके में भारतीय सेना के पैर में ढंग के जूते तक नहीं है। जूते छोड़ो, आप जूते को छोड़ो, भारतीय सेना के पास में सर्दी में पहनने के लिए गर्म कपड़े तक नहीं है। वो युद्ध में लड़ने के लिए गए हुए हैं, वो तक नहीं है। और दूसरी तरफ की अगर हम बात करें, जूते नहीं है, कपड़े नहीं है, सैनिकों के पास में किसी प्रकार की सप्लाई लाइन नहीं है, इस वजह से सेना भूखी मर रही है। आप देखो, हमारे भूखे प्यासे सैनिक वहां पर लड़ते रहे, उन्हें एक टाइम का खाना तक टाइम पे नहीं मिल पा रहा है, पानी की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। और दूसरा, जिन हथियारों से वो युद्ध लड़ रहे हैं वो काफी साल पुराने हैं, अंग्रेजों के टाइम के हथियार हैं, नए हथियारों पर किसी का ध्यान नहीं है, पुराने हथियारों के साथ में लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती 1962 के वार की सबसे बड़ी गलती यह है कि उस समय हथियार तो पुराने थे ही, पर हमारी आर्मी को किसी प्रकार का नॉलेज नहीं था कि ऊंचाई वाले स्थान में युद्ध कैसे लड़ा जाता है। और इसी वजह से आज भारतीय सेना हर मोर्चे पर युद्ध की तैयारी करती है। ऊंचाई पे कैसे लड़े, ऊंचाई से हमला कैसे करें, हवा में युद्ध कैसे लड़े, जमीनी गत पे युद्ध कैसे लड़े, पानी में युद्ध कैसे लड़े, हर प्रकार का आज एक्सपीरियंस है इंडियन आर्मी के पास में। पर उस समय किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं था खास तरीके से ऊंचाई पर कैसे लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि ऊंचाई पर बैठा हुआ चाइना अच्छे से वार कर रहा है, इधर इंडियन आर्मी बुरी तरीके से घायल हो रही है, और बहुत बुरी हालत हो चुकी थी इंडियन आर्मी की, फिर भी ये युद्ध लड़ते रहे। यानी कि युद्ध शुरू हुआ 20 अक्टूबर को, और 21 नवंबर 1962, जस्ट एक महीने बाद की हम बात करते हैं, अचानक से चाइना ने युद्ध विराम कर दिया। चाइना ने पीछे हटना स्वीकार किया। कहां से? अरुणाचल प्रदेश से, नेफा वाले इलाके से चाइना ने पीछे हटना स्वीकार किया। इस वाले इलाके में चाइनीज सैनिक घुस गए थे, पर वो पीछे हट गए। दूसरा, ये जो अक्साई चीन वाला इलाका है, जहां तक उन्हें कंट्रोल चाहिए था वहां पर आ गए, और सीज फायर लाइन खींचने की बात कही गई, जिसे हम LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे हम कहते हैं, वो लाइन यहां पर खींच दी गई। चाइना ने बोला हमें अक्साई चीन चाहिए क्योंकि ये इलाका हमारा है, जबकि उसका नहीं था, फिर भी उसको चाहिए, क्योंकि अगर ये इलाका नहीं लेगा तो तिब्बत के साथ में कैसे कनेक्ट कर पाएगा शिनजियांग प्रांत को, इसलिए ये इलाका ले लिया, यहां से पीछे हट गया। वो तो आप जरा समझो, उस समय चाइना भारी पड़ रहा था भारत के सामने, उसका मन था वो वहां से पीछे हट गया। अगर ये वाला इलाका भी छीन लेता तो आज संसद के अंदर ये भी हंगामा चल रहा होता कि तुमसे ये वाला इलाका तो छीन गया, ये वाला इलाका भी छीन लिया, ये वाला कब लिया जाएगा, क्योंकि POK लेना है, सक्सग्राम लेना है, अक्साई चीन लेना है, कई सारे इलाके हमें लेना है। तो अरुणाचल प्रदेश में भी उनमें से एक शामिल हो जाता, उस इलाके को लेकर भी भारत आज लड़ाई लड़ रहा होता। पर चाइना को वो नहीं चाहिए था। चाइना ने साफ सुथरे शब्दों में कहा कि हमें जो चाहिए हमने ले लिया, अब हमें किसी प्रकार का कोई इलाका नहीं चाहिए। और ऐसे करते हुए पूरी दुनिया में वो दिखा रहा था कितना पावरफुल है, कितना दयावान है, जो चाहिए था केवल वो वाला इलाका लिया, इसके अलावा इसने कुछ भी नहीं लिया। और अगर आज की स्थिति की हम बात करें, आज LAC को भारत एक सेकंड के लिए भी खुला नहीं छोड़ता है। आज LAC के अंदर हमारी भारतीय सेना तैनात है, अच्छे जूतों के साथ में, अच्छे हथियारों के साथ में, अच्छे कपड़ों के साथ में, अच्छी सप्लाई लाइन के साथ में, हर प्रकार की सुविधा के साथ में। सड़कें बनी हुई हैं, हथियार भी है वहां पर, टैंक भी वहां पर हैं, और यहाँ तक कि मिसाइलें भी यहाँ पर तैनात हैं, एयरफोर्स भी यहाँ पर हैं। यानी कि आज भारत उस स्थिति पे नहीं है जो 1962 में हुआ करता था। आज भारत कुछ अलग स्थिति में है। पर उस समय युद्ध हारने के रीजन आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि एक तो राजनीतिक दबाव, इस तरफ से पंडित नेहरू ने यह भी कह रखा था कि युद्ध लड़ते हुए चाइना की सीमा में मत घुस जाना, और अगर घुस गए तो मैं छुड़ा के नहीं लेके आऊंगा। मतलब राजनीतिक दबाव अलग है। सेना को फ्री हैंड देना चाहिए, जिस प्रकार से आज फ्री हैंड दिया जाता है कि अगली बार अगर युद्ध हुआ तो भारतीय सेना लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर घुसकर ही चाय पिएगी, इस प्रकार के स्टेटमेंट आते हैं। उस समय चाइना के समय जब युद्ध हुआ था, उस समय भारतीय सेना को शायद ऐसी खुली छूट मिली होती तो ये इलाका आज भारत का होता जरूर।
आप क्या सोचते हैं 1962 के वार को लेकर, आप जरूर से लिखिएगा, क्योंकि जितनी जानकारी मेरे पास थी मैंने आपको शेयर करी है। इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि इस हालत में हमारी इंडियन आर्मी ने अपने जज्बे को दिखाया था और किस प्रकार से बिल्कुल बहादुरी के साथ, वीरता के साथ में वो युद्ध लड़ते रहे। आप जो भी सोचते हैं लिखिएगा जरूर, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और अगर आप जनरेटिव एआई को, मतलब एआई का जमाना है, एआई बड़ा महत्व है, और एआई की वीडियोस, फोटोज कुछ भी बनाना सीखना चाहते हैं, एआई की टूल्स अगर आप सीखना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनर का कोर्स अगर आप कर रहे हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब लगना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और ये हम आपको सिखाने वाले हैं पूरे के पूरे 40 घंटे के अंदर। तो ये कहाँ मिलेगा? तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, और वो कमेंट है एग्जाम नारी के नाम से। जैसे ही टाइप करेंगे उसमें नाम, फुल ईमेल आईडी आपको लिखना है, उसके बाद फ़ोन नंबर, ओटीपी, और उसके बाद में डिस्काउंट कोड यहाँ लगाना है नारी 100 का। आप जैसे ही यहाँ लगाओगे अच्छा खासा डिस्काउंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।